हाय, मैं हूं जिया और आप देख रहे हैं एक्सप्लोरिंग हिस्ट्री। और आज हम बात करेंगे मौर्यास और गुप्तास के बीच के सारे एम्पायर्स की। लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि एंशिएंट इंडिया की डेफिनेशन क्या है। क्या इंडिया नाम की कोई चीज उस वक्त थी या फिर सिर्फ अलग अलग किंगडम्स थे? और अगर थी तो उस इंडिया की बाउंड्रीज क्या थी? क्या उस वक्त के इंडिया में आज के तमिलनाडु और केरला के इलाके नहीं थे? और अगर थे तो उनकी हिस्ट्री कहाँ है, जानेंगे आज के शो में। मौर्यंस के जाने के बाद उनकी बड़ी सी एम्पायर पर हर तरफ से हमले हुए। नॉर्थ इंडिया में कुछ फैमिलीज ने उनके अलग अलग इलाकों पर कब्जा कर लिया। साउथ इंडियन डिनेस्टीज ने भी साउथ इंडिया के हिस्सों को अपने हिस्सों में मिला लिया। आखिरी मौर्यन राजा बृहद्रथ को उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला और शुंग डिनेस्टी की शुरुआत की। इनका कैपिटल था विदिश, नाउ इन मध्य प्रदेश, द लैंड ऑफ डिलीशियस भुट्टे की कीस। फॉर दोज हू डोंट नो, इट्स अ डिश मेड फ्रॉम कॉर्न एंड मिल्क। स्ट्रेंज बट डिलीशियस। शुंग रूल में वैदिक रिलीजन दोबारा वापस आया, जो मौर्यंस के राज में कमजोर पड़ गया था। मशहूर ग्रामेरियन पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य नामी बुक लिखी थी, इसी दौर में थे और उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। याद रहे कि ये वो पतंजलि नहीं है जिन्हें फादर ऑफ योगा कहा जाता है। अश्वमेध यज्ञ लेटर वैदिक एज से ही एक ट्रेडिशन रहा है, जिसमें एक घोड़े को आसपास की किंगडम्स में छोड़ दिया जाता था। उस किंगडम का राजा अगर घोड़े को पकड़ ले और मार दे तो उन दोनों किंगडम में जंग होगी, और अगर 1 साल तक घोड़े को किसी ने चैलेंज नहीं किया तो वो सारा इलाका अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले राजा का हो जाता था। यानी अगर मैं एक छोटा मोटा राजा हूं और अगर ये घोड़ा मेरे किंगडम में आ जाता है तो मुझे चुपचाप अपनी किंगडम दे देनी होगी। सो मच मजबूरी। पुष्यमित्र के दौर में ही हिंदू लॉ की किताब मनुस्मृति कंपाइल हुई। उसके बाद उसका बेटा अग्निमित्र शुंग राजा बना, जो कालिदास की स्टोरी मालविकाग्निमित्रम का हीरो है। बाद के शुंग एम्परर भागभद्र के राज में ग्रीक एम्बेसडर हेलियोडोरस इंडिया आया था। शुंग डिनेस्टी में आर्ट को भी बढ़ावा मिला। सांची स्तूप की रेलिंग, भाज स्तूप और नासिक विहार जैसे आर्किटेक्चर्स बने। आखिरी शुंग रूलर देवभूति को वासुदेव कण्व ने मार डाला और कण्व डिनेस्टी की शुरुआत हुई। उसका कैपिटल था पाटलिपुत्र। आखिरी कण्व रूलर सुसरमन को सिमुकन ने मार डाला और शुरू हुई सतवाहन डिनेस्टी। कण्व डिनेस्टी का क्लेम टू फेम बस यही है कि वो शुंग और सतवाहन डिनेस्टी के बीच में कुछ सालों के लिए आए थे। सतवाहन भी शुंग और कण्वों की तरह ब्राह्मण्स थे और हिंदुइज्म के मानने वाले थे। इनका कैपिटल था पैठान या प्रतिष्ठान, नाउ सिचुएटेड इन महाराष्ट्र, द लैंड ऑफ डिलीशियस वड़ा पाव। फॉर दोज हू डोंट नो, क्या डोंट नो, हु डजंट नो अबाउट वड़ा पाव? पुराणों में सतवाहनों को आंध्र कहा गया है। सीमुक के बाद डिनेस्टी का अहम रूलर था सतकर्णी द फर्स्ट, जिसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और जिसकी अचीवमेंट्स हमें नाना घाट इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं। अगला इंपॉर्टेंट रूलर था हाला, जिसने गाथा सप्तशी नामी बुक लिखी थी। सतवाहनों की ऑफिशियल लैंग्वेज थी प्राकृत और ये बुक भी प्राकृत में ही थी। सतवाहनों का सबसे पावरफुल रूलर था गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिसने अपने राइवल साका लोगों को मात दी और उसके अचीवमेंट्स नासिक इंस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। उसके बाद वशिष्ठी पुत्र श्री सतकर्णी और यज्ञ श्री सतकर्णी की भी इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जिन्होंने ट्रेडिंग को और भी बढ़ाया और जावा और सुमात्रा आइलैंड्स के साथ भी ट्रेडिंग की और पहली बार इंडिया में सीसे यानी लेड के सिक्के लागू किए। आखिरी सतवाहन राजा था पुलमाई द थर्ड, जिसे इक्ष्वाकु किंगडम ने हराया और सतवाहन डायनेस्टी का खात्मा हो गया। खारवेला के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि अशोक के बाद कलिंगा पर एक नई फैमिली का कब्जा हुआ, जिन्हें छेती कहा जाता है। ये लोग जैन थे और उदयगिरी हिल्स में इन्होंने गुफाएं बनवाई थी ताकि जैन मॉन्क्स भी इनमें रह सकें। अब आते हैं साउथ की तरफ। जी हाँ, द ऑल टाइम नेग्लेक्टेड तमिलनाडु एंड केरला। एशियंट हिस्ट्री में इस एरिया को बड़ा नेग्लेक्ट किया जाता है। हम लोग हमेशा नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री और डिटेल्स पढ़ते हैं और अब तक किसी भी नॉर्थ इंडियन रूलर ने तमिलनाडु और केरला के इलाकों पर अपनी किंगडम में शामिल नहीं किया। तो इस बीच साउथ में क्या हो रहा था, हमें नहीं पता। इसकी वजह यह है कि साउथ इंडियन हिस्ट्री की कोई पुरानी बुक्स नहीं मिलती हैं। अगर आर्यंस भी वेद, पुराण और उपनिषद ना लिखते तो शायद नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री भी इसी तरह खोई हुई रहती। साउथ इंडियन हिस्ट्री की सबसे पहली डिटेल हमें मिलती है संगम लिटरेचर से, जो कि मौर्यन एम्पायर के बाद के जमाने की है। संगम दरअसल तमिल स्कॉलर्स की असेंबली थी जो पांड्यन राजाओं ने करवाई थी।
ऐसी 3 असेंबलीज मदुराई में हुई। इनमें सबसे पहली असेंबली के प्रेसिडेंट थे अगस्त्य, जिन्हें फादर ऑफ तमिल लिटरेचर कहा जाता है। तमिल लिटरेचर की सबसे पुरानी बुक जो हमें मिलती है वो है टोलकप्पियर की लिखी हुई टोलकप्पियम। उस वक्त की सबसे इंपॉर्टेंट तमिल बुक थी तिरुवल्लुवरा की लिखी हुई तिरुकुरल, जिसे तमिल की बाइबल कहा जाता है। उस वक्त कुछ एपिक्स भी लिखे गए, जिनमें सबसे फेमस है सिलप्पदिकरम। ओके, मुझे पता है मैंने सारे नाम गलत प्रोनाउंस किए हैं और शायद आगे भी करूंगा, सो ब्रेस योरसेल्व्स। संगम लिटरेचर और अशोक के रॉक एडिक्ट से हमें पता चलता है कि उस वक्त साउथ में 3 बड़ी पावर्स थी जिन्हें संगम डायनेस्टीज कहते हैं। इनकी लैंग्वेज थी तमिल और ये लोग भी नॉर्थ के हिंदुओं की तरह मूर्तियां पूजते थे, लेकिन इनके देवी देवता अलग थे, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट था मुरुगन। इन संगम डायनेस्टीज में पहली है चोल डायनेस्टी। ये कावेरी नदी के पास के इलाकों पर राज करते थे। इनका कैपिटल था उरायूर। चोलास की इनकम का असल जरिया था ट्रेडिंग और खास तौर पर कॉटन की ट्रेडिंग। चोलास के पास बहुत पावरफुल नेवी थी, जिसकी मदद से उन्होंने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। उनका सबसे पावरफुल राजा था करिकल, जिसने कावेरीपट्टनम का शहर बसाया और पांड्य और चेराज आर्मी को बैटल ऑफ वेन्नी में हराया। चोला एरा में आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत काम हुआ और द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्ट की शुरुआत हुई। नटराज की फेमस मूर्ति इसी दौर की है। आखिर में चोला डायनेस्टी पर पल्लवों का कब्जा हुआ, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अगली डिनेस्टी है पांड्य। ये मदुराई के आसपास के इलाकों पर राज करते थे। इन्होंने संगम असेंबली शुरू करवाई। इनका भी असली पेशा ट्रेडिंग था और ये रोमन्स के साथ ट्रेड किया करते थे। जैसा कि मेगास्थनीज ने बताया है कि इनकी किंगडम मोतियों के लिए बहुत मशहूर थी। इनका सबसे पावरफुल रूलर था नेदुंजेलियन या नेदुंजेलियान, व्हाटएवर। और आखिरी डायनेस्टी है चेराज, जिन्हें केरला पुत्र भी कहा जाता है। इनका कैपिटल था वंजी और इनकी बंदरगाह मुजिरिस से ये रोमन्स के साथ ट्रेडिंग करते थे। इनका सबसे ताकतवर राजा था सेंगुट्टुवन, जिसे रेड चेरा भी कहा जाता है। उसने पट्टिनी ग्रुप की शुरुआत की, जिसमें कन्नगी की पूजा की जाती थी, जो चैरिटी की देवी थी। और आखिर में हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेडर्स की। नॉर्थ इंडिया के सेंट्रल पार्ट में तो सुंग और सतवाहन डिनेस्टी राज कर रहे थे, लेकिन नॉर्थ वेस्ट के इलाके फॉरेन इन्वेडर्स के हाथ लग चुके थे, जिसमें सबसे पहले हैं इंडो ग्रीक्स, स्पेशली मेनांडर। मेनांडर इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए और इसके सिक्कों में तस्वीरें और राजा का नाम भी लिखा होता था। इसका कैपिटल था सकल, जो आज का पाकिस्तान का सियालकोट है। इंडो ग्रीक से इंडियन ने एस्ट्रोलॉजी सीखी। संस्कृत का होर शास्त्र ग्रीक के होरोस्कोप से आया है। इसके अलावा इंडियंस और ग्रीक आर्ट के मिलन से गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की बुनियाद पड़ी। इंडो ग्रीक को हराकर आए साइथियंस या साका, जो सेंट्रल एशिया से बोलान पास के जरिए इंडिया आए थे। इनका सबसे इंपॉर्टेंट राजा था रुद्रमन द फर्स्ट, जो न सिर्फ बहुत अच्छा कमांडर जनरल था बल्कि अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। उसने जूनागढ़ में प्योर संस्कृत में इंस्क्रिप्शंस लिखवाए, जो उससे पहले इंडिया में किसी राजा ने नहीं किया था। और इन फॉरेन डायनेस्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट थी कुषाण डायनेस्टी। इस डायनेस्टी का फाउंडर था कुजेलक काटफेसिस। उसका बेटा वीमा काटफेसिस शियाविज्म का मानने वाला था, यानी शिव का पुजारी था। उसने बड़े स्केल पर सोने के सिक्के लागू किए। उसका बेटा कनिष्क कुषाण एम्पायर को अपने पीक पर ले गया। उसे सेकंड अशोक भी कहा जाता है। उसका कैपिटल था मथुरा और पौरोशपुर, जो अभी पाकिस्तान का पेशावर है। वो महायान बुद्धिज्म का फॉलोअर था और उसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी और बुद्धिज्म के प्रचार के लिए अपने लोगों को इंडिया से बाहर भेजा। कनिष्क के कोर्ट में बहुत से स्कॉलर्स रहते थे, जैसे परस्व, नागार्जुन, अश्वघोष, वासुमित्र और चरक वगैरह। इसी दौर में चरक ने मेडिसिन के ऊपर चरक संहिता और सुश्रुता ने सर्जरी के ऊपर सुश्रुता संहिता नामी बुक्स लिखी। अश्वघोष ने गौतम बुद्ध की बायोग्राफी बुद्ध चरित लिखी और कनिष्क की ही राज में वत्स्यायन्य ने कामसूत्र लिखी, जो दुनिया की सबसे फेमस बुक्स में से एक है और प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली भी। कनिष्क के राज में गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट अपने पीक पर पहुंच गए। कनिष्क की फेमस सरकटी मूर्ति भी मथुरा स्कूल की क्रिएशन है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम जाएंगे इंडिया के गोल्डन एज में गुप्ता फैमिली के साथ। अंटिल देन, टेक केयर। This show is brought to you by Semicircle. A special thanks to our history consultant Pushpal Chongdar and our graphics team, Pixel Theory. ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए लॉग ऑन टू semicircle.in। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने व्यूज, कमेंट्स और क्वेश्चंस हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।